नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सबका लिपिका क्लासेस में। स्वागत है आप सबका लिपिका क्लासेस में। कुछ सदस्यों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि नेट जेआरएफ करना है, कैसे करें, क्या पढ़ें, कितना कुछ पढ़ें, कैसे कर लें। और साथ ही रिजल्ट आने के बाद जो निराश हुए साथी हैं, उन सब के लिए ये जो वीडियो है, ये बड़े काम का रहने वाला है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अपना जो सिलेबस है उसका पूरा, कब कैसे क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना हम छोड़ सकते हैं, ये सारा हिस्सा। साथ ही आपको उसके साथ साथ मैं किताबें भी बताने वाला हूँ, कौन सी किताब आप पढ़ सकते हैं। आपको 50 तरह की किताबें नहीं पढ़नी है, कुछ सीमित मात्रा में किताबें हैं जिनको पढ़ लेने से आप एक लिमिटेड समय में अपना जो नेट जेआरएफ का जर्नी है आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, एक निश्चित समय में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। पुनः एक बार से आप सभी का स्वागत है लिपिका क्लासेस में। मैं अमित, और इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो सिलेबस का जो आपका पहला हिस्सा है, सिलेबस में आपका जो पहला हिस्सा है जिसे आप यूनिट 1 भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसकी पृष्ठभूमि, उसका विकास, ये सब कुछ पढ़ना है। उसके अंतर्गत हिंदी के अंतर्गत जो शामिल भाषाएं हैं, 17 या 18 बोलियों के रूप जो मिलते हैं, उन सारे रूपों को पढ़ना है। उन सारे रूपों को पढ़ना है, उनके क्षेत्र को पढ़ना है कि ये हिंदी की ये जो उप बोलियाँ हैं, ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनमें उकारांत कौन है सी है, उकारांत कौन सी, ये सारा हिस्सा। उसके बाद आप देखिएगा, हिंदी की जहाँ पर ये व्यवस्था खत्म होती है, वहाँ से इसकी एक और व्यवस्था शुरू है। कौन सी? व्याकरण की। यहाँ पर देखें, हिंदी ध्वनियों वर्गीकरण के आधार से शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय से शुरू होकर के ये व्याकरण का थोड़ा सा हिस्सा इसमें जो है ये स्वनिम वाला, ये भाषा विज्ञान का हिस्सा है। तो इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। एक, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी वर्णों के उच्चारण स्थल या उनके जो वर्ण है उनमें कौन सा क्या है, ये सारा वर्णन। उसके बाद आपको ये जो नीचे वाला है ये हिंदी व्याकरण है। इसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, और यहाँ से हर बार पेपर में प्रश्न आता है। यहाँ से हर बार पेपर में प्रश्न आपको दिखता है। एक बार भी ऐसा नहीं जाएगा जब आपको यहाँ से प्रश्न ना मिले। ठीक है, तो यहाँ से आपको हर बार पेपर में प्रश्न ही प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ से आपको हर बार प्रश्न मिलते हैं। क्या क्या इसमें आपको पढ़ लेना है? तो इसमें आपको देखिए, भारतीय आर्य भाषा में प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन है जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है। तो ये पूरी विकास परंपरा, अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी, इनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, औहट, पुरानी हिंदी क्या है, ये सब कुछ इसमें आपको पढ़ना है। अब देख लेते हैं कि इन सबको पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आप व्याकरण कहाँ से पढ़ेंगे, भाषा कहाँ से पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान वाला हिस्सा आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब कुछ अब देखते हैं। ठीक है, ये वो किताबें हैं जिनमें आपको वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपको चाहिए। पहली किताब मैंने दे रखी है हिंदी भाषा उद्भव और रूप, हरदेव बहारी जी की। दूसरी किताब हिंदी भाषा, हरदेव बहारी की। इनमें से कोई एक किताब आप देख सकते हैं, या फिर हिंदी भाषा का इतिहास भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान पर भी भोलानाथ तिवारी की किताब है, इसे भी आप देख सकते हैं। व्याकरण के लिए एक किताब यहाँ पर मैंने रखी है वासुदेव नंदन जी की। इसके अलावा आप कामता प्रसाद गुरु जी वाली उस किताब को भी देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण पर वो किताब भी है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर एक ही दे रखा है क्योंकि मुझे ये एक किताब अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर दे रखा है। और व्याकरण का जो हिस्सा लगा है, आप इसे किताब से आसानी से कर सकते हो। नेट के लिए आपके लिए ये किताबें पर्याप्त हैं। इसके अलावा नीचे देखिए, मैंने एक किताब दे रखी है भाषा विज्ञान का रसायन, कैलाशनाथ पांडे। ये किताब महंगी है, ये किताब महंगी है, पर इस किताब की एक खासियत ये है कि
भाषा से संबंधित आपको जितने विद्वानों के मत हैं या फिर ये जितनी किताबें आप देख रहे हैं, ये एक व्याकरण वाली छोड़ करके ये जितनी, इन सारे किताबों के कंटेंट आपको इस एक किताब के भीतर मिलेंगे। इसके अलावा सुनीति कुमार चटर्जी या अन्य जो भी विद्वान हैं भाषा से संबंधित, उनकी जो भी बातें हैं सारी इसमें मिल जाएंगी। ये रही किताब भाषा विज्ञान का रसायन, ये आपको कैलाशनाथ पांडे, ये किताब आपको 1000-1200 के करीब में मिलती है, तो इसे भी आप देख सकते हैं, पर यह महंगी किताब है। ठीक है, अब आते हैं हम नेट के सबसे बड़े यूनिट 2 पर। नेट में अगर कोई चीज़ सबसे बड़ा लगा है तो उसका इकाई 2, जिसको देख करके आप लोग घबरा जाते हैं कि इसको क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इतना बड़ा है, 6 महीने में यही नहीं ख़त्म होगा, 6 महीने में यही नहीं ख़त्म होगा, उसके बाद यूनिट 5 के बाद रचनाएं लगी हैं, ये सारी चीज़ें आप देख करके घबराते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत आसान चीज़ें आपको बताऊंगा, जिसको कर लेने मात्र से आपका काम हो जाएगा। पहले इसका ऊपरी हिस्सा देख लीजिए। ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा जो दे रखा है, साहित्य इतिहास दर्शन, लेखन की पत्तियाँ, आदिकाल, काल विभाजन और नामकरण। आदिकाल का काल विभाजन किसने किसने किया है, किसने किया है, क्या क्या नाम रखा है उसका, ये आपको जान लेना है। आदिकाल की विशेषता क्या है और आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं। प्रमुख रूप से आदिकाल में चार तरह के साहित्य लिखे गए, सिद्धनाथ, जैन, रासो। इसके अलावा लौकिक साहित्य मिलता है, तो ये आदिकाल है। अब उन साहित्यों को यहाँ पर देखिए, नीचे दे रखा है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। आमिर खुसरो को पढ़ लेना है, विद्यापति को पढ़ लेना है। विद्यापति को तो जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि विद्यापति आगे चल करके आपको यूनिट 5 में भी मिलेंगे। और खुसरो की पहेली इस बार भी आई थी, पहले भी आ चुकी है, तो खुसरो को पढ़ लेना है। तो आदिकाल में आपको जो ध्यान देना है, देखिए आदिकाल में जो आपको ध्यान देना है, 2 कवि प्रमुख रूप से यहाँ पर, खुसरो और विद्यापति। और मुझे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अगर कोई सबसे छोटा टॉपिक लगता है तो आदिकाल, क्योंकि इसमें समकालीन में कोई द्वंद्व नहीं चल रहा है, समकालीन में इसमें कोई गति नहीं है। तो ये जितना आपको चाहिए पर्याप्त मात्रा में आपको किसी भी गाइड में ये मिल जाता है, नए की गुंजाइश इसमें कम है, या फिर आप किसी भी किताब में इसको इतना देख सकते हैं। ठीक उसी तरह की चीज़ें आपको भक्ति काल वाले सेक्शन में करनी है। किस में करनी है, भक्ति काल वाले हिस्से में, ये जो आपका भक्ति काल का हिस्सा है इसमें करना है। भक्ति काल, भक्ति का उदय कैसे हुआ, भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप रहता है पूरे भारत में वो कैसा था, पृष्ठभूमि, संतों के काव्य, निर्गुण सगुण, ये सब आपको देखना है। रीति कवि, रीति के आचार्य, ये सब देख करके आप आएंगे कहाँ पर, आधुनिक पर। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला, आपके जो 5 के बाद रचनाएं लगी हैं उनके साथ इनको जोड़ करके पढ़ सकते हैं। उसमें आपको देखिएगा भक्ति काल के कवि लगे हैं, कबीर लगे हैं, आपके भक्ति काल में कबीर लगे हैं, सूरदास लगे हैं, तुलसीदास लगे हैं। तो उन कवियों को आप इस भक्ति काल से जोड़ करके जब आप उनके पदों की व्याख्या पढ़ने जाइए या उन पदों को देखने जाइए, तब उसको यहाँ पर आप जोड़ लीजिए, तब जा करके आपका ये यूनिट जो है आपके लिए सरल बनेगा। रीतिकाल के लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा, रामचंद्र शुक्ल। दूसरी कोई किताब आपको नहीं पढ़नी है। रीतिकाल में शुक्ल जी ने जिन कवियों के बारे में जो जो लिखा है, जो प्रमुख कवि हैं रीतिकाल के, आप शुक्ल जी की किताब से उनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसमें देखिए नीचे कुछ हिस्से और लगे हैं जो आधुनिक के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक के अंतर्गत में क्या क्या है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इसके साथ थोड़ा सा पत्रकारिता देख लेना है, जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग में बहुत अच्छी आपको पत्रकारिता का उद्भव दिखता है भारतेंदु युग में। तो जब भारतेंदु को आप पढ़ेंगे तो पत्रकारिता भी देख सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी देखेंगे, जो उसकी अगली कड़ी हैं। हिंदी के परिष्कार में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो योगदान है ये आपको वहाँ दिखेगा। तो ये द्विवेदी युग है। फिर है छायावाद के देखिए क्या दे रखा है। उसके बाद प्रगतिवाद, उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद, नई कविता एक कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक, साल 2000 तक हमारा दायरा है, इसके आगे हमें नहीं जाना है। एनटीए ने हमें 2000 तक सीमित रखा है, तो उसके अंतर्गत सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो उसमें प्रमुख कवि हुए हैं, जो अपने समय के प्रमुख रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। ये नहीं कि इतने साल में तो बहुत रचनाएं हुई, पर क्या हम उन्हीं को पढ़ेंगे, नहीं।
जैसे प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों का नाम लिए जाएं, नागार्जुन है, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, ऐसे ही केदारनाथ अग्रवाल, इन सब के आप काव्य संग्रह पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम सब कुछ को पढ़ते जा रहे हैं, नहीं, सब कुछ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें विधाएं लगा रखी हैं। विधाओं में उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है। ये विधाएं क्यों लगा रखी हैं? ये सारी विधाएं आपको यूनिट 5 के बाद देखने मिलेंगी, इसीलिए आपको उसका विकास पता होना चाहिए, इसलिए लगी है। इसको अगर आप अपने यूनिट 5 से जोड़ते हो, जैसे यहाँ पर देखिए एक ये दे रखा है कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद के पहले उपन्यास, 2 उपन्यास प्रेमचंद के पहले के आपके पाठ्यक्रम लगे हैं, एक देवरानी जेठानी की कहानी, दूसरा परीक्षा गुरु, तो इसे आप वहाँ से जोड़ सकते हैं। प्रेमचंद और उनका युग, गोदान, आपके पाठ्यक्रम में चमक रहा है, गोदान आप उसी देख सकते हैं, गोदान के समय की पृष्ठभूमि देख सकते हैं। तो उस तरह से जब आप उसके बैकग्राउंड को देखेंगे तो आपका ये जो यूनिट है ये इजी हो जाएगा। नाटक में भी आपको सेम चीज़ करनी है, कहानी में भी सेम, निबंध में भी सेम, सबकी शुरुआत भारतेंदु के बाद ही होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सेम एक ही पैटर्न पर चलेगी, आलोचना से लेकर के उपन्यास तक, ठीक है। तो ये रहा आपका यूनिट 2। यूनिट 2 में आप क्या किताबें पढ़ेंगे, इसके लिए मैं ज़्यादा किताबें यहाँ पर मैंने नहीं दे रखी है। पहली किताब जो है रामचंद्र शुक्ल, पहली किताब कौन सी है, तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपकी पहली किताब है जिसे मैंने आधार ग्रंथ के तौर पर दे रखा है। और अगर आप एकदम नए हैं, आपने हिंदी साहित्य कभी पढ़ा ही नहीं है, हिंदी साहित्य के इतिहास से आपका पाला ही नहीं पड़ा है, तो मैं कहूँगा मेरे भाई आप सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र से शुरू करिए। नगेंद्र की किताब आपको बेसिक समझ देगी, हिंदी साहित्य की परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ, हर चीज़ आपको डॉक्टर नगेंद्र में मिलेगी। दूसरी एक और किताब मैंने दे रखी है बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, इसे आप विशेष तौर पर आधुनिक काल के लिए प्रयोग कर सकते हैं, आधुनिक चीज़ों के लिए कर सकते हैं। रीतिकाल से पहले की कुछ कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो बेस आप शुक्ल जी को रखिए। इसके अलावा बच्चन सिंह की एक और किताब आती है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, उसको भी आप देख सकते हैं। नवजागरण के समय की परिस्थितियों और नवजागरण के बाद के देश की स्थिति के लिए आप बच्चन सिंह का आधुनिक इतिहास भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक महत्वपूर्ण किताब जो मैंने यहाँ पर दे रखी है, हिंदी नेट जेआरएफ गाइड, दृष्टि पब्लिकेशन। अगर आपके पास इतनी किताबों पढ़ने के टाइम नहीं है, आप यूनिट 1, यूनिट 2 या फिर काव्य शास्त्र किसी भी चीज़ के लिए इतनी किताबें नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं अरेंज कर सकते हैं, तो आपके लिए एक पर्याप्त गाइड है दृष्टि पब्लिकेशन। इससे आपको क्या करना है, यूनिट 1 से लेकर के 4 तक जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें जो जो चीज़ें लगी हैं आप इससे याद करने वाली सारी चीज़ें याद करो। मेरी मानिए तो आप डेली 2 घंटे कभी भी टाइम निकाल करके आप इस गाइड को पढ़िए, सीरियल वाइज एक क्रम बना करके, एक शेड्यूल बना करके आप इस गाइड को पढ़िए। लोग कह देंगे कि गाइड से क्या होगा, दृष्टि में कुछ नहीं है, पर मेरे भाई सही बात बता रहा हूँ, प्रश्न आपसे कहीं से नए बन करके नहीं आते। जितनी रचनाएं आपकी पाठ्यक्रम में दे रखी है वो सारी की सारी यहाँ है। पूछने का तरीका बदल सकता है पर उत्तर आपको इस किताब में मिलेंगे। आपको अपनी समझ विकसित करनी है, ना कि किताबें बढ़ानी है, ठीक है। तो अपनी टेक्निक में सुधार करनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये किताब अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी किताब अगर आपके पास नेट जेआरएफ गाइड नहीं है, हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है गोविंद पांडे वाला, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, रचनाएं याद कर सकते हैं। आदिकाल के अंतर्गत जो हमने काल विभाजन देखा, नामकरण देखा, भक्ति काल के प्रमुख कवि, रीति काल के प्रमुख कवि, उन सब की रचनाएं, आधुनिक में सबकी रचनाएं आप इस किताब से भी कर सकते हो। और इस किताब के पीछे में काव्य लक्षण भारतीय और पाश्चात्य वो भी दे रखा है। और अगर आपके पास दृष्टि पब्लिकेशन की गाइड है तो फिर आपको गोविंद पांडे की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास दोनों नहीं है, लेना चाहते हैं, तो आप एक दृष्टि पब्लिकेशन की लीजिए, क्योंकि ये नेट जेआरएफ बेस्ट है, इसमें आपको सारे के सारे पाठ्यक्रम की यूनिट मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके यूनिट 2 के लिए रहा। अगर आप डेली 2 घंटा कोई एक गाइड से यूनिट 1, यूनिट 2, 3 और 4 ये करते हो तो आपका काम आसान होगा। और बाकी टाइप में, बाकी समय में आपको क्या करना है, टेक्स्ट की तरफ जाना है, ठीक है। अगला जो आपका यूनिट है काव्य शास्त्र वाला, उस पर आइए।
काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में पहले आपको पढ़ना है भारतीय काव्य शास्त्र। ये यूनिट छोटा है, हालांकि आप लोग इसे कठिन बताते हैं, बहुत बहुत कठिन कहते हैं, पर ये इकाई नेट के पाठ्यक्रम में बहुत छोटा है। पहला है काव्य लक्षण। मुश्किल से संस्कृत और हिंदी के मिलाए जाएं तो 30 से 40 काव्य लक्षण होंगे। काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है, जो आपको जानने चाहिए। काव्य हेतु मतलब काव्य लेखन का कारण क्या है, काव्य प्रयोजन मतलब उसे लिखा क्यों जाता है, और उसके लक्षण क्या होने चाहिए। तो ये चीज़ है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। संप्रदाय में रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, इनसे संबंधित जो आचार्य थे उनको आपको जानना है, उनकी रचनाओं को आपको जानना है। रस निष्पत्ति, चार आचार्यों ने रस की निष्पत्ति का सिद्धांत दिया है, आपको पता है। साधारीकरण जानना है, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है पश्चात काव्य शास्त्र। पश्चात में आपको प्लेटो पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, कॉलरिज पढ़ना है, टी.एस. इलियट पढ़ना है, रिचर्ड्स पढ़ना है। इन सारे को आप एमए बीए में पढ़ चुके हैं। ये जो सारे आलोचक हैं पश्चात के, ये जो सारे नाम हैं, ये सारे आप एमए बीए में पढ़ चुके हैं। ऊपर वाली चीज़ें भी आप एमए बीए में पढ़ चुके हैं। फिर आपको ये सिलेबस इतना बड़ा क्यों लगता है बताइए। ये उसके बाद है। फिर इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक, बिंब। इनके तो हमारे चैनल पर टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ये नई समीक्षा से संबंधित सारे। और ये चीज़ें आपको पढ़नी है, इसके लिए आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र देवेंद्र नाथ शर्मा की किताब देख सकते हैं, और अगर आपके पास निर्मला जैन है तो निर्मला जैन की भी देख सकते हैं। दोनों की किताब बहुत अच्छी है, निर्मला जैन या देवेंद्र नाथ शर्मा। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए दो नाम ये काफ़ी हैं, इनमें से कोई एक किताब लेकर के आप देख सकते हैं, जो आपको मिल जाए आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सूची भी दे रखी है। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आप निशा अग्रवाल को देख सकते हैं, और एक भागीरथ मिश्र की आती है, इसको भी देख सकते हैं। भारतीय तथा पश्चात काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी, शांति स्वरूप गुप्ता, इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। ये किताब गाइड फॉर्म की तरफ में है, इसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, हर वो महत्वपूर्ण चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। ये किताब गाइड फॉर्म में आती है, ठीक है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, आपका जो वैचारिक पृष्ठभूमि वाला हिस्सा है, आप जो यूनिट 2 में पढ़ रहे थे, यूनिट 2 में आप क्या पढ़ रहे थे, नवजागरण, पत्रकारिता, 1857, 1947, सब कुछ आप यूनिट 2 में पढ़ रहे हैं। उस समय जो संस्थाएं थी, खड़ी बोली के विकास में आप फोर्ट विलियम कॉलेज को देखते हैं, खड़ी बोली के जो आंदोलन को देखते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि ये कुछ हिस्सा यहाँ तक का, ये आपका यूनिट 2 से रिलेट करके आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो हिस्सा है, गांधी, अंबेडकर, लोहिया, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, ये जो हिस्सा है मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, ये आपको पश्चात में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, पश्चात में, काव्य शास्त्र में। अब बच गए 3 नाम, गांधी, अंबेडकर, लोहिया। इन तीनों के बारे में आपको जानना है, इन तीनों के विचारों को जानना है, इन तीनों के दर्शन को आपको जानना है। लोहिया आज़ादी के बाद वाले हैं, अंबेडकर भी आज़ादी के बाद वाले हैं, गांधी जी जो थे आज़ादी के पहले वाले थे। तो गांधी के विचारों का प्रभाव उस समय के जिन राइटरों पर पड़ा है उससे आप जान सकते हैं, अंबेडकर के विचार आप जान सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग किताबें भी पढ़ सकते हो, या फिर आप गाइड से भी कवर कर सकते हो कि इनके मूल विचार क्या थे, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। जैसे गांधी जी की पत्रिका थी यंग इंडिया, अंबेडकर की क्या थी, लोहिया की क्या थी, इन सब के शॉर्ट नोट्स भी मैंने दे रखे हैं, वहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगला आप जो शुरू होता है, ये आपका बड़ा यूनिट है। इसके बाद ये जो हिस्सा शुरू होता है, ये आपका बड़ा यूनिट है। इसमें देखिए, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ये जो चीज़ें लिख रखी हैं इन सारे को आपको मूल पढ़ना है, इन सारे को आपको मूल पढ़ना है। इग्नू की पीडीएफ मिलती है, इग्नू की पीडीएफ पढ़िए, या फिर आपके गाइड, दृष्टि गाइड में इन सब की व्याख्या दे रखी है, आप वहाँ से भी इसे कर सकते हो, आप वहाँ से भी इसे कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ के साथ आप किसी भी तरह की कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो सिलेबस का पैटर्न है, अभी जो पेपर का पैटर्न है, उसमें आपको यूनिट 5 से लेकर के 5 से 10 तक प्रश्न ज़्यादा रहते हैं। तो आपको फोकस कहाँ करना है, 5 से 10 के बीच फोकस करना है। कई बार बहुत लोग कहते हैं कि मैंने बहुत पढ़ा, मेरे तो हर चीज़ आता है साहित्य में, पर मैं नेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जेआरएफ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके पीछे अभी के समय में एक सबसे बड़ा कारण है
कि 5 से 10 के बीच वो व्यक्ति कमज़ोर है। इतिहास की तो आप किताबें पढ़ गए, रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ गए, आप गणपति चंद्रगुप्त पढ़ गए, हर किताब पढ़ गए इतिहास के, लेकिन इस वाले हिस्से में आप कमज़ोर रह गए। तो यहाँ पर आपको काम करना है। कहाँ पर आपको काम करना है? यहाँ पर। इन सब संग्रहों की भूमिकाएं पढ़िए, इसके अंदर जो पद हैं उनकी व्याख्या पढ़िए, तो आपका ये काम बनेगा। और ये पद जो है आपको गूगल वगैरह कहीं भी अवेलेबल है, आपको बस ये नाम लिखने हैं और नाम लिख के सर्च कर देने हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। उपन्यास में कुछ एक उपन्यास आपके लगे हैं, जैसे ये तो मैंने ऊपर बोला था, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान। गोदान आपको BA में भी मिल जाता है पढ़ने, शेखर की जीवनी भी मिल जाता है, बाण भट्ट की आत्मकथा भी कहीं कहीं लगी है, लेकिन ये दो नहीं मिलते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी मात्र 35 पेज की है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। परीक्षा गुरु नीति परक है, इसमें थोड़ा सा बोझिलपन आपको लगेगा, लेकिन इसे भी आप कर सकते हैं। गोदान इंटरेस्टिंग है, अज्ञे भी, शेखर एक जीवनी भी इंटरेस्टिंग है। बाण भट्ट की आत्मकथा एक प्रेम कहानी है, मेरे शब्दों में बाण भट्ट की आत्मकथा एक प्रेम कहानी है, एक त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी है, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये आधुनिक चेतना से सीधे जुड़ता है बाण भट्ट की आत्मकथा। हालांकि लोग इसे कह देते हैं कि ये हर्षकालीन है, ये कालीन है, इसकी भाषा ऐसी है, ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत ही इंटरेस्टिंग रचना है, आप इसे आसानी से समझेंगे। और उसके बाद मैला आंचल, झूठा सच, मानस का हंस, तमस है, तमस है जिसमें मात्र 5 दिन की घटना है, मानस का हंस है, झूठा सच है, मैला आंचल है, राग दरबारी है, जिंदगी नामा है, आपका बंटी है, धरती धन्ना अपना है। इसमें देखिए, जिंदगी नामा एक बड़ा उपन्यास है, पंजाबी के शब्दों की बहुलता के चलते ये थोड़ा सा बोझिल हो जाता है हम आम हिंदी भाषियों के लिए। दूसरा आपको मैला आंचल, ये अगर आप भोजपुरी क्षेत्र से नहीं हैं तो ये भी आपको बोझिल लगेगा। साथ ही ये इसका कथानक जो है बहुत ही विस्तृत, और कई तरह के इसमें पात्र हैं, अनेकों पात्र हैं, तो इसमें आपको कहीं कहीं इसमें आपको ये कथा जो है कसावट वाली नहीं लगेगी, आपका मन यहाँ भी उबेगा। तो मैला आंचल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो प्रमुख पात्र हैं उनको आप ध्यान में रख लीजिए, कुछ एक पंक्तियां हैं उनको आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि मैला आंचल उस तरह का उपन्यास नहीं है जिसपे आपको कथन कारण वाले प्रश्न बन जाएं या बहुत सारे दार्शनिक पंक्तियां भरी है, नहीं। मानस का हंस तुलसी के जीवन से संबंधित है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और धरती धन्ना अपना, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। जिंदगी नामा आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसके पात्र परिचय वगैरह देख सकते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर आप हर रचना को देखेंगे, उसकी भूमिका, उसके पात्र क्या क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है पात्रों की, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ऐसे ही स्किप नहीं करना है। तो ये यूनिट भी आपका हो जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। अगला जो आपका इकाई है ये है कहानियाँ। इसमें आपको क्या पढ़ना है? कहानियाँ। कहानियाँ आसान है, इसमें कुछ एक कहानियाँ जो है बड़ी बड़ी, जैसे ये तीसरी कसम, ये बड़ी है, बड़ी कहानी है तीसरी कसम। इसके अलावा जो बड़ी कहानी है राजा निर्बंसिया। कौन सी कहानी है? राजा निर्बंसिया बड़ी है। परिंदे बड़ी है। 3 कहानियाँ इसमें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं। अब देखते हैं कि कितनी कहानियाँ इसमें आपको ज़रूर पढ़नी है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी कहानियाँ पढ़नी चाहिए। एक कहानी आप दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे 30 मिनट, 15 मिनट। जो छोटी कहानियाँ हैं जैसे टोकरी भर मिट्टी है, उसके लिए तो 10 मिनट बहुत ज़्यादा है। राही जैसी कहानियों के लिए 15 मिनट बहुत ज़्यादा है। 15 मिनट में तो मैंने राही की वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। तो आप आराम से कहानियों को करें। मैं अक्सर कहता हूँ कहानी और निबंध से प्रश्न गलत नहीं करने, क्योंकि नेट के पाठ्यक्रम में यही हैं जहाँ से आपको अच्छे से नंबर मिलते हैं। नाटक वाले हिस्से में देखिए, भारतेंदु के 2 नाटक हैं, दोनों छोटे छोटे हैं। अगर कुछ है बड़ा तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, जिनसे हर बार प्रश्न रहेंगे, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ध्रुव स्वामी भी अच्छा नाटक है, अच्छे अच्छे कथन हैं। अंधा योग, सिंदूर की होली, मोहन राकेश के 2 नाटक, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, आगरा बाजार, बकरी, द्रोणाचार्य, अंजू दीदी, महाभाज, ये सारे अच्छे नाटक हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो एक दिन में आप एक कहानी, एक निबंध, एक नाटक कर सकते हैं।
बाकी जो मैंने आपको 2 घंटे बोले हैं ऊपर देने के लिए 1 से लेकर 4 यूनिट के लिए, आप उसका एक शेड्यूल रख सकते हो और एक शेड्यूल इसका। और जब आपके ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्या ख़त्म हो जाती हैं? नाटक, निबंध, कहानी, मान के चलिए 21 दिन, 21 कहानियाँ हैं। 21 दिन में आप नाटक, निबंध, कहानी ख़त्म कर लेते हो। उसके बाद आपके पास क्या बचता है? उपन्यास। उपन्यास बचेगा। और क्या बचेगा? यूनिट 10। यूनिट 10। फिर आपको क्या करना है? एक एक उपन्यास उठाइए, पढ़ते जाइए। 150 पेज की उपन्यास है। अगर आप दिन में 50 पेज भी नहीं पढ़ पाते हो तो मैं कहूँगा आपकी स्पीड, आपकी पढ़ने की गति बहुत धीरे है। आप अगर एक दिन में 50 पेज की भी आपको भूख नहीं लग रही है, 50 पेज की भी आपको भूख नहीं है अंदर में, तो आप बहुत पीछे हो। आप बहुत पीछे, आपको भूख जगानी होगी। कितने की भूख? 50 पेज की भूख जगानी होगी। कितने की? 50 पेज की भूख आपको लगनी चाहिए रोज। तो इस रफ्तार से अगर आप चलते हो 50 या 60 पेज की रफ्तार से, डेली 2 घंटे की वीसी चलती है अपनी टेली पे, उसमें आप लोग देखिए कि कितनी रचनाएं आप पढ़ गए हैं जो 6 से 7 दिन चलती है। जबकि अगर आप व्यक्तिगत रूप से खुद से पढ़ते हैं डेली 50 पेज, 60 पेज, आप अपने शेड्यूल, अपने टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आपके वो रचनाएं कितने दिन में हो जाएंगी? बहुत जल्दी हो जाएंगी। फिर है निबंध। फिर अगला हिस्सा जो है आपका वो है निबंध का। निबंध ज़्यादा नहीं है, कहानियों की तरह ये 21 नहीं है। ये आपको 11 या 12 निबंध है। इनमें आप प्रत्येक को आपको पढ़ना है। पढ़ करके साथ साथ नोट्स बनाइए और अपने काम को करते जाइए। ठीक है। यूनिट 10 ये थोड़ा सा बड़ा इकाई है। इसमें देखिए क्या क्या छोटा है और क्या क्या अच्छा है। माटी की मूर्ति बहुत अच्छी है, 80 पेज की है, पढ़ सकते हैं। ठकुरी बाबा ये 20 से 25 पेज का है, आसानी से पढ़ें और ज़रूर पढ़ें। मुर्दैया, मुर्दैया बहुत रोचक है, आपको बांधे रखेगी। आत्मकथा है तुलसी राम की, इसे आप पढ़ सकते हैं। प्रेमचंद घर में, इसे तो खैर हम लोगों ने पढ़ डाली है। एक कहानी अभी ये भी टेलीग्राम पे हमने पढ़ डाला है। आवारा मसीहा आज हम शुरू कर रहे हैं, इसे भी पढ़ डालेंगे। आवारा मसीहा इसमें बड़ा है लेकिन ये जीवनी है, आपके अंदर की रोचकता को बनाए रखेगी, तो इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 400 पेज के करीब है, 450 पेज के करीब है, इसे आप पढ़ सकते हैं। क्या नहीं पढ़ सकते हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये आपको उस समय के कवियों के बारे में हर एक जानकारी, साहित्यकारों के बारे में जानकारी देता है। तो ये आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि जेआरएफ करने के बाद आप साहित्य के क्षेत्र में ही आएंगे। अब देखिए, जैसे ये रचना है रमणिका गुप्ता की आप खुदरी, आत्मकथा है रमणिका जी की। काफ़ी मोटी और काफ़ी बड़ी है। इसे अगर आप स्किप भी कर दें तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बस ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 2 नंबर का नुकसान होगा। 2 नंबर के लिए 600 या 700 पेज की रचना पढ़ने के बजाय आप उसने में 200, 250 पेज की 2 रचनाएं पढ़ सकते हैं। अगर बाद में आपके पास समय बचता है तो आप जरूर पढ़िए रमणिका की आप खुदरी। हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव कहानी है। जामुन का पेड़ कहानी है, तो छोटी छोटी है। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें देखिएगा कि कई बार प्रश्न, इसके जो शुरुआत का हिस्सा है, भूमिका, लेखक का वक्तव्य और जो इसके वर्गीकरण है, 4 अध्याय, उन अध्यायों के प्रकरण, वहीं से प्रश्न रहता है। तो ये बड़ी सी रचना को अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो इसके शुरुआत के हिस्से को आप जरूर देखें, संस्कृति के 4 अध्याय के बस शुरुआत के हिस्से को। मेरी तिब्बत यात्रा एक बोझिल रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा बोझिल रचना है पर छोटी है। इसको आप पढ़ करके इसके अंदर के कंटेंट नोट कर सकते हो। अरे यावर रहेगा याद, ये भी एक यात्रा वृत्तांत है। ये भी छोटी सी है, अज्ञे की है, थोड़ी सी बोझिल लगेगी ये दोनों रचनाएं आपको, पर थोड़ा धैर्य के साथ आपको इसके अंदर की चीज़ों के लिए इसे पढ़ना होगा। और एक रचना छूट गई थी, मुक्तिबोध, एक लेखक की डायरी। एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध के अंदर चलने वाले कविता को लेकर के तरह तरह के विचारों पर उनके जो निबंध है वो संकलित हैं एक साहित्यिक की डायरी में। और ये छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, डेली निबंध फॉर्म में आप इसके एक निबंध को देख सकते हो। तो ऐसे अगर आप करते हो तो आप सिलेबस को आसानी से कर लोगे। करना क्या है, आपको डेली एक कहानी करनी है, एक निबंध करना है, और क्या करना है, एक नाटक या फिर उपन्यास कोई शुरू करना है। और सुबह का टाइम या फिर कभी आपको एक टाइम 2 घंटे देने हैं आपको मात्र डेली।
1 से 4 इकाई के लिए। इकाई 1 से 4 के लिए आपको देने हैं कितने? डेली 2 घंटे। अगर 1 से 4 के लिए आप डेली 2 घंटे दे रहे हो तो वहाँ भी आपका काम ठीक तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा और भी दिक्कत मिलती है तो देखिए, ये हमारे कोर्स हैं जो हमने शुरू किए हैं, इसका दूसरा वर्जन भी लॉन्च होने वाला है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, सारी पढ़ने की चीज़ें मिलेंगी, किसी भी चीज़ के लिए आपको दौड़ धूप नहीं करना है, हमारे तरफ से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। वर्तमान में इसमें 2 क्लासेस दी जाती हैं, आगे आपके ज़रूरत अनुसार क्लासेस बढ़ाई जा सकती हैं, इसमें 3 क्लासेस भी की जाती हैं। और ये जो कोर्स है ये पूरा आप विद्यार्थियों के हित में रखा गया है। इसकी फ़ीस भी अन्यों से काफ़ी कम है, मात्र 1500 रुपये है। और इस 1500 के अंतर्गत आपको मॉक टेस्ट, हर वो चीज़ जो आपको जेआरएफ की सीढ़ी चढ़ने में आसान बनाए, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आप इस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी क्लासेस मेरी ही चलती हैं, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, हमारे साथियों से जुड़ सकते हैं। और ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये कैसा लगा, कैसी रही जानकारी, आपके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।